मेरी खबर जो मैं आपको दे भी दूं। अच्छा, खबर ये है कि जो पीटीआई ने रिव्यू पिटीशन दी है, किस पर? असेंबली में जो उन्होंने रात को 12 बजे खोला था, असेंबली लगाई थी ना, कोर्ट लगाई, अदालतें खोली थी। अदालत अपने माथे से वो दाग धोना चाहती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस रिव्यू में जो कहेगी कि हम ये मामला वापस स्पीकर को भेजते हैं, ओके, तो वो सारे का अदम एतमाद वाला मामला वापस स्पीकर पे स्टेटस को जाएगा। बहाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे रास। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा सलमान। आज बड़ा ही हैपनिंग डे था और बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में, हमने उस पर बात करनी है। 3 अहम मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शेख रशीद ने आज जो बयान दिया और कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज़ भी शुरू हो गए। उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि 31 मई तक निगरान सेटअप का फैसला भी हो जाएगा। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी जानिब इत्तेहादी कह रहे हैं कि अब गले में ढोल डाला है तो बजाना तो पड़ेगा, यानी वो मुत्तहिद है। वो कह रहे हैं कि हम इसको जो गवर्नमेंट चलेगी 2023 तक चलेगी। एक ये मामला हो गया। दूसरी जानिब आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं मईशत पर। डॉलर ने आज डबल सेंचुरी कर ली है, रुपया गिरता जा रहा है और डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने यकीन दहानी करा दी है कि जो गिरती हुई मैशियत है इसको हम संभाला देंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। और जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, उसका भी खैर मकदम कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त मौजूद है अमेरिका के दौरे पर और एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी आज एक बड़ी अहम मीटिंग है जिसकी महकमा खारजा की जानिब से, अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से उसकी कन्फर्मेशन भी की गई है। और इसके बाद देखते हैं इस मीटिंग के क्या रिजल्ट्स होते हैं, इस पर हमने बात करनी है। और एक और चीज़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनकी दरामद पर पाबंदी लगा दी है। तो ये एक अच्छा इकदाम तस्वर किया जा रहा है। और तीसरा ही बड़ा अहम मामला जिस पर औरिया मकबूल जान साहब ने कल खबर भी ब्रेक की थी कि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इस पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान और कलअदम TTP में आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। अफगान हुकूमत इसमें सालिस बनी है, काबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नाना ददैन, औरिया मकबूल जान साहब। लेकिन सबसे पहले औरिया साहब जो शेख रशीद साहब ने दावा किया ना, पहले वो सुन लेते कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। वाला जाने से पहले देना चाहता हूँ, निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो। सर हो रहे हैं इंटरव्यूज? देखिए इंटरव्यू तो खैर हर वक्त होते रहते हैं। पहली बात है शेख रशीद साहब ने क्या खबर देनी वो हमेशा रहते हैं इस्तेमाल। देखिए असल मामला है, इस सारे मामले को एनालाइज कर लेते हैं कि मामला जो है, जो असल फिक्र यह है कि जो ढोल हमने गले में डाला है अब इसको बजाना है। ये बुनियादी तौर पर एक मुहावरा है कि ढोल गले में पड़ा हुआ बजाना, ये मतलब कोई ऐसा ताल्लुक जो आपके ऊपर बोझ हो, उसको कहते हैं कि आप ढोल गले में बजा रहे हैं, कि आप ढोल गले में कि उन पे गया बजाना ये वही ये मौलाना फजल रहमान ने ये फिक्रा बोला है। असल मसला ये है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और ना इसका तसव्वुर था कि ये हो जाएगा। एक तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो सबको पता है कि इमरान खान की जो इस तरह की लोग पब्लिक जो है वो निकलेगी और इस तरह रेगुलर उनके खिलाफ एक नफरत बढ़ती चली जाएगी। दूसरा वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सऊदी अरब, UAE और ये सारे जितने भी मुल्क हैं, ये इनकी इस तरह की सूरत हाल को देख के, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देख के एकदम पीछे हट जाएंगे। तीसरा वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि IMF जो है, ज़ाहिर बात है वो समझ रहे थे कि शायद अगर हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, इतना बड़ा काम कर लिया, तो शायद IMF हमारे लिए कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी और कोई काम करेगी तो IMF जो है वो अभी आज उन्होंने मजाक शुरू करेंगे, उसी तरह की पाबंदियाँ। चौथी जो अहम तरीन चीज़ है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह के मईशत इस तरह फॉल डाउन कर देगी। तो वो तो सिचुएशन तो सबके सामने थी जो कुछ हो रहा था। नहीं, ये तो कह रहे थे ना कि हम संभाल लेंगे। ठीक है ना, होता क्या है, मईशत गिरती है अनसर्टिनिटी से। ये सारे का सारा जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना है बुनियादी तौर पर, एक तो होता है आपका प्रोडक्ट्स जो चल रही होते हैं, आपकी गंदम कितनी हो रही है, चीनी कितनी हो रही है, आपके कपड़े कितने बन रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी बन, इसको कहते हैं गुडविल ऑफ द कंट्री। किसी मुल्क के अंदर की उसकी टोटल गुडविल कितनी है, इसकी बुनियाद के ऊपर आपका डॉलर का रेट डिटरमिन होता है। ये रेट बेसिकली डिटरमिन होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, कि वो बताता है कि इस मुल्क के पास इतना तेल है, इतने चावल हैं, इतनी गंदम, फूड बास्केट इसकी इतनी है, इसके हिसाब से इसकी करेंसी की ये वैल्यू है। ठीक, एक होता है आप मार्केट फोर्सेस में फ्लक्चुएट करते हैं इसको,
मतलब आपने बहुत ज़्यादा डॉलर छाप के मार्केट में फेंक दिया, मतलब आपने किसी जगह ऊपर नीचे करके स्पेकुलेशन कर ली, ये होता, इससे एक और तबाही जो है आई। लेकिन असल इस वक्त मामला मईशत हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। असल मसला इस वक्त जो सबसे अहम ये है कि पॉलिटिकल टर्माइल आ गया सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का एक दिन का डिले है, और उसके साथ साथ हमजा शहबाज जो आज तक अपनी कैबिनेट नहीं बना सका, उसने पूरे की पूरी बुनियादों को हिला दिया। 15 दिन हमने मुल्क ने इस बात पे ज़ाया कर दिए कि पीटीआई नहीं मान रही सदर का इख्तियार, आइन नहीं मान रही, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रही, सदर ने उनके दाद दिया, लग के बैठे हुए हैं, गवर्नरी की ज़रूरत क्या है, फलां क्या है, ठीक, या वो अपना असेंबली में उन्होंने जो अपना उसको डिले किए जा रहे हैं करारदाद को, ये चीज़ इस तरह आ रहा था। बेयकीनी तो अभी भी है सर। अब हमजा शहबाज के साथ शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इज्जत है, शराफत है, तो निकल जाओ। देखिए, हमजा शहबाज पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आला है कि जो लोटों के वोट से मुंतखब हुआ है। अच्छा, इससे पहले कोई लोटों के वोट से मुंतखब हुआ। होता ये रहा है कि लोग पार्टियां होती थी, वो पार्टियां मिलके, इत्तेहादी पार्टियां मिलके बनाती थी, लेकिन दूसरे की पार्टी के वोट लेके कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। मतलब बेनज़ीर भुट्टो जो ने अपने पैट्रियट्स अलहदा करके उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाया था, बाकायदा वो ग्रुप चीज़ बन गई थी। उस वक्त डिफेक्शन क्लॉज इस तरह की नहीं थी, उस वक्त उन्होंने बना लिया था। रिपब्लिकन पार्टी बनती रही, जुक्तू फ्रंट बनता रहा, लेकिन जब से ये 63A आया है उस वक्त से लेके अब तक लोटों के वोट से कोई लोटों के वोट से पहला चले कोई तो एजाज जो है शर्फ इनको। अच्छा, अब वो हमजा शहबाज की पंजाब, अगर आपकी पंजाब की हुकूमत नहीं है, और आज इस वक्त जो है इसमें उसमें भी तहरीक-ए-अदम पास हो गई है, पेश हो गई है उसमें बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान का मतलब यह है कि अगर कल पंजाब में, क्योंकि 25 वोट तो नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों, तरसों नहीं तरसों, आपने उसमें वो गिर जानी है किस्म। नून लीग वाले अजीब-ओ-गरीब इंटरप्रेशन कर रहे हैं कि जी जितने हाउस में जितने मेंबर, ऐसा नहीं होता। हाउस की एक डेफिनेशन है इस आइन के अंदर। हाउस का मतलब यह है कि असेंबली के अंदर कितने मेंबरान मौजूद हैं, वो नहीं, जितने उसके मेंबर्स हैं। अच्छा, अगर 50 आदमी जो हैं वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके अंदर से नहीं, वो 50 आदमी कल आ सकते हैं, वो काउंट होते हैं। ऐसा पूरे के हाफ काउंट होता है, यानी 186 चाहिए आपको। और ये किसी का अगर 25 निकल जाते हैं तो किसी को भी नहीं चाहिए। आज फवाद चौधरी के एक बयान ने मुझे जो है वो थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं गड़बड़ा दिया है, और बयान बड़ा कमाल है। वो क्या था? वो कहता है ये है कि परवेज़ लाई वज़ीर आला हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये 25 अरकान जो हैं ये नाअहल नहीं होंगे, ये कमीशन नायल नहीं करेगा, ठीक है, और अच्छा, वो नायल नहीं करेगा, नहीं तो इन लोगों ने ये इमरान खान माफी दे देगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इमरान खान ने करना नाअहल? नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा ना, तो इमरान खान। इनको कैसे पता? नहीं, इलेक्शन कमीशन का मूड पता चल जाता है ना। अच्छा, मूड पता चल कानून जाता तो यही है ना, कानून तो यही है। अब इसने दो धारी तलवार चलाई। अच्छा, जलसा भी जो हमने सुना ना, वो कह रहे मैं माफ नहीं कर रहा। ठीक, दो धारी तलवार चलाई गई है। अच्छा, एक ये है कि अगर तुमने माफ कर दिया तो हम परवेज़ लाई को वोट डलवा दें, हम तुमने वो कर दिया अपना, उनको नायल ना किया तो हम परवेज़ लाई को वोट डलवा देंगे, और अगर तुमने नहीं किया तो हमजा शहबाज खत्म हो जाएगा। यानी दोनों तरफ इस वक्त हमजा शहबाज तो गया, वो कहता ना ठाकर तू तो गयो, वो ठाकर तू तो गया, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म। क्योंकि हम परवेज़ लाई बने या ना बने, असेंबली खत्म हो जाती, एक तो ये खत्म हो गई। बलूचिस्तान में अगर अब अदम एतमाद आता है तो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें nobody will be able to govern the majority of the house। ठीक, ये दो सूबे तो ये चले गए। KPK में इमरान खान साहब खुद असेंबली तोड़ दें तो पीछे रह के गया, क्या रह जाता है। बिल्कुल वही बात। तो तो फिर वो जो दावा किया शेख रशीद साहब ने कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, सही था? फिर इंटरव्यू तो होते रहेंगे, ज़ाहिर बात तो होते रहते हैं, लेकिन यह है कुछ तरीक़ेकार तो बताए ना। एक तरीक़ेकार मुझे, मेरी खबर जो मैं आज मैं आपको दे भी दूँ। अच्छा, खबर ये है कि जो PTI ने रिव्यू पिटीशन दी है, किस पर? असेंबली में, जो उन्होंने रात को 12 बजे खोला था, असेंबली लगाई थी ना, कोर्ट लगाई, अदालतें खुली थी। अदालत अपने माथे से वो दाग धोना चाहती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस रिव्यू में जो कहेगी कि हम ये मामला वापस स्पीकर को भेजते हैं, ओके, तो वो सारे अदम एतमाद वाला मामला वापस स्पीकर पे स्टेटस को जाएगा, बहाल, असेंबलियां खत्म, अंडू हो जाएगा, असेंबली खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर जाने से पहले असेंबली खत्म कर चुका तो हुआ। फिर शहबाज शरीफ भी चला गया, प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया हुआ था। अच्छा, पूरी असेंबली चली जाएगी ना, इमरान खान भी चला जाएगा, सब चले।
इंटरिम गवर्नमेंट का तो मामला। अल्टीमेटली हम जाएंगे फिर आ जाएगा इलेक्शंस वही, की तरफ। लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? इमरान खान, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा शहबाज शरीफ। शहबाज ये दोनों शरीफ। मिलके एक टर्म गवर्नमेंट। यानी वहीं पे आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। जी जी। चले जी, मईशत पे बात करनी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको और फिरास में खुशामदीद करेंगे और बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, जो कि है डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे आता जा रहा है। डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से कार्स, लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स की दरामद को बैन कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब दोहा में मुज़ाकरात भी जारी हैं IMF के साथ और अमेरिका ने इसका खैर मकदम किया है। और ये सब मुज़ाकरात तो जारी हैं और आज डॉलर फाइनली 200 तक पहुंच गए। शेख रशीद तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि 200 तक जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक टर्माइल सिचुएशन की वजह से और इफेक्ट बहुत सारे डॉलर्स के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राबी जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, अभी शायद सिद्दीकी साहब हमारे साथ है, बात करेंगे कि IMF जो है ये इसकी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है ये मुल्कों को तबाह कैसे करता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 16 मार्च 1965 को जब हम पहली दफ़ा गए अयूब खान के ज़माने में, तो हम सिर्फ 37 मिलियन डॉलर्स जो थे उसका हमारा IMF प्रोग्राम था। और आखिर में आप देखें ये ताज़ा मामलात में PPP ने 2008 में 7.2 अरब डॉलर, उसके बाद 2015 में 24 अरब डॉलर, और उसके बाद 2016-17 में 10 अरब डॉलर के, इस तरह के आप खुद सोचें कि कितने बड़े बड़े प्रोग्राम जो थे, इसका इफेक्ट क्या होता है और अब क्या होने जा रहा है। शायद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब, ये दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पंदार का सनम कदा वीरां किए हुए, ये जो क्या हो रहा है? देखिए मोहतरम, मैं पहले आपको ये बताऊं कि भारत आखिरी मर्तबा गया था 1991 में IMF के प्रोग्राम में। 32 साल से उसने IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। हमारा बांग्लादेश जो है वो 2011 के बाद से IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। और जैसे अभी आपने फरमाया कि 1958 से अब तक हमने 22 प्रोग्राम किए हैं 64 साल में। हर 3 साल में एक प्रोग्राम हम करते हैं। 1993 से अब तक 7 प्रोग्राम हुए हैं। तो आखिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है, इन मुल्कों को क्यों नहीं पड़ी? तो ये जो अमेरिका का मकसद है अब आजकल न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर रखना, पाकिस्तान की मईशत को अपना दस्ते नगर बनाना, पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाए रखना, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत में एतमाद का संगीन बहरान पैदा करना, पाकिस्तान के जौहरी और पाकिस्तान के जो है मिज़ाइल प्रोग्राम को ख़तरात की जद में लाना, ये तमाम मकासद हैं। और हमारी हुकूमतें और हुक्मरान कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसमें मुआवनत करती रही हैं। इस बात के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि हमने कोशिश ही नहीं की कि हम उनके पास प्रोग्राम में जाने से बचें। अभी आपने बताया 2008 का वो एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हमने किया था, जिसके तहत दहशतगर्दी की जंग में आपको पता है उनके दौर में 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ हमें, और इतना कभी नहीं हुआ पाकिस्तान, और कई सौ ड्रोन हमले हुए। तो ये उसी का तसल्सल चल रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा लंबी मुद्दत तक करें। ये जो आपने रुपए की कदर की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जून में जब आपको IMF की किस्त मिल जाएगी, उसके बाद आपको सऊदी अरब भी पैसे देगा, उसके बाद आपको UAE भी पैसे देगा, हम इंटरनेशनल मार्केट से भी उठाएंगे, ये 180 रुपए पे आ जाएगा, ये तो वापस आ जाएगा। लेकिन जो नुकसान पहुंच गया बेयकीनी से, एतमाद का बुरान से, मायूसी से, बददिली से, हम जो चुंगल में फंस गए और हमें अब एतमाद नहीं रहा कि हमारे जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में हो रहे हैं या किसी और के, ये जो नुकसान है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि IMF का पैसा तो हम रखते हैं पार्क करके, और उसके बदले में हमें एक खास किस्म की लीवरेज मिल जाती है, और हम अल्ले तल्लों के लिए कभी मंशा से कर्ज ले, कभी इंटरनेशनल जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कर्ज दे। मैं उसने देखा सिद्दीकी साहब, दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो कर्ज देता हो जिससे हमने कर्ज ना लिया हो। तो ये जो हमने इतने बड़ा बकारी तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो ये बजाय इसके कि हम IMF का पैसा लेके हम कर्ज की तरफ जाते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को क्यों ठीक नहीं करते, अपने एक्सपेंडिचर को कट टू द साइज क्यों नहीं करते? मोहतरम, अगर हम अपनी मईशत को ठीक करें तो मुल्की अशराफिया उसकी इजाजत हुक्मरानों को नहीं देती जिनकी मदद से वो इख्तियार में आते हैं। और एक बैरूनी अशराफिया भी है जिसमें इस्तेमारी ताकतें हैं। आपको पता है अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। वो अब एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि इख्तियार में आने के लिए हमें उनकी मदद चाहिए, मुल्की अशराफिया की भी चाहिए, बैरूनी अशराफिया की भी चाहिए। ये माफिया है एक तौर पर।
हमें उनके वो अहकामात पे चलना है, उनके जो है अहकाम मानने हैं, उनके मुताबिक माशी पॉलिसियाँ बनानी है। पाकिस्तान ने जितनी टैक्स एमनेस्टी दी है, वो किसी मुल्क ने नहीं दी। अभी जो है पाकिस्तान ने 1.5% पर चोरों को माफ़ किया, हिंदुस्तान ने 45% पे टैक्स एमनेस्टी दी, हमने 1.5% पर दी। ये जो हर हुकूमत ये समझती है कि उसका फ़र्ज़ है कि वो टैक्स एमनेस्टी दे, हर हुकूमत ये समझती है कि उसका फ़र्ज़ है कि वो IMF के पास जाए, ताकि उसके बाद सऊदी अरब और UAE ने बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी बना ली है। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा था, दहशतगर्दी सियासत में, कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे। तो हमारे मिफ्ता साहब ने जो शहबाज साहब को भेजा था प्राइम मिनिस्टर को, बड़ा गलत था। वो जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो वो पैसे नहीं देंगे, वही हुआ। अब आपको फंसाया ज्यादा है और हम फंसना चाह रहे हैं, ये एक पूरा खेल है। अच्छा साहब, ये जो लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं जिनको उन्होंने खास तौर पे उसको अपना स्क्वीज किया हुआ था इसी चक्कर के अंदर, जिनमें एक्वाडोर था, जिसमें ब्राजील था, जिसमें चिली, ये सारे मुल्क थे। आप देखें एक्वाडोर में राफेल कोरिया जिस वक्त आया है तो उसने वो जो पॉलिसी शुरू की है इलिजिटिमेट डेट की, और उसके बाद उसने डेट ऑडिट किया, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, इतने इतने मुल्क हैं, ना एटॉमिक पावर्स हैं, ना उनके अंदर कोई और मामला है, उसके बाद भी अकड़ के खड़े हो गए, कान से पकड़ के IMF को बाहर निकाल दिया। आज वो इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मामला जो है, शाह साहब आप जाहिर बात है इतने बड़े नाकद रहे हैं, ये 1 महीने में टर्मोइल जानबूझ के क्रिएट किया गया था कि हम IMF में और ज्यादा तरीके से घुटने में झुक जाए उसके आगे। मैं इस बात के दस्तावेजी शवाहिद पेश कर सकता हूं कि 28 फरवरी 2022 को एक फैसला किया गया था। अच्छा। जिसके तहत रुपए की कदर को तेजी से गिराया गया। वो कोई 21 रुपए डॉलर गिरा, 2700 अरब रुपए के कर्जे जो बैरूनी कर्जे हैं मुल्क की करेंसी गए, उसकी वजह से जो हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी में ज्यादा रकूम हुई। हाँ, हुकूमत को टैक्स में बहुत फायदा हो गया क्योंकि दरामदाद महंगी हो गई, हुकूमत को टैक्स मिल गया। लेकिन पाकिस्तान की सनतों की पैदावारी लागत का, आवाम की मुश्किलात का, महंगाई का ये जो तूफान आया और जो बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई, जो मायूसी की कैफियत पैदा हुई, जो बददिली की कैफियत पैदा हुई और हमें एतबार नहीं रहा, तो रुपया तो वापस आ जाएगा 180 पे, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन ये जो तबाही बर्बादी आ गई और ये जो हमने आपको IMF के चुंगल में फंसाया अमेरिका के न्यू ग्रेट गेम के तहत, ये जो आपने इशारा किया, ये तो इस दस्तावेजी सबूत हैं कि हमें जो कर्जे दिए गए थे पाकिस्तान उनको अदा करने का पाबंद नहीं है। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक से ज्यादा फैसला कि जो पैसे अवाम के बजाय आपने अपने सियासी मफादात के लिए दिए फिर आप उनसे वसूल कर लें, तो ये तो फैसला है। लेकिन वो जिंदा कौमें करती हैं, वो कौमें करती हैं जो हुकूमत और कौम में एतमाद होता है। और हम आप जिस तरह जहाद कर रहे हैं, अवाम को बेदार किया जाए, 22 करोड़ अवाम को अगर ये एक दफे समझा दिया जाए और वो गिरबान से पकड़ लें, जलसों में जाके जिंदाबाद के बजाय उनको ये कहें कि जनाब ये पैसे जो आपने ले लिए हैं, 130 अरब डॉलर के कर्जे दिसंबर हो चुके हैं, मुल्क के कर्जे अलग हैं, वो कहाँ हैं पैसे? अब मैं आपको बताऊं 97 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आ गई हैं इमरान खान साहब के दौर में, 35 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए, तो ये 130 अरब डॉलर कहाँ है? कोई प्रोजेक्ट तो बना नहीं। और इससे पहले भी हुकूमतों ने यही किया। तो हमारे अवाम कब बेदार होंगे और अवाम कब अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे? वरना पार्लियामेंट नहीं करेगी, इदारे नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। और ये तो हम फंसते चले जाएंगे IMF के चुंगल में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। वक्त चाहते हैं हम तफसील से बात करें। आप सोचें कि ये अवाम में बेदारी होगी। एक बहुत बड़ी और बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, वो है कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, के ये जो जितने नाजायज कर्जे हैं इनको देने से इनकार करो। ठीक है, वो कहते हैं कि दैट डेट व्हिच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों के फायदे के लिए हासिल किया जाता है वो गलत है, वो नाजायज है। अच्छा, उन्होंने अंदरूनी अशराफिया का जिक्र किया, उसके क्या मफाद हो सकते हैं? और क्या, ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं? 130 बिलियन आज मेरे साथ गिन लें। 4 अरब डॉलर का हो गया आपका मोटरवे, ठीक है, 2-3 अरब डॉलर का आपका हो गया अपना तरबेला डैम, 1-2 अरब का आपका हो गया मंगला डैम, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो चाइनीज खर्चा है, उसको छोड़ दें, ये तो और उसको भी गिन लें, 4 अरब, ये 12 अरब से ऊपर नहीं बनते। तो बाकी 120 अरब किसके खाते में है? बिल्कुल हिसाब दे दो। इसलिए चाहिए कि लोगों को कहें कि हम कर्जा देने से इनकार करते हैं। अच्छा, IMF कर्जे देने से इनकार करते हैं। पाकिस्तान के अवाम कहें कि हमारे ऊपर खर्च नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वहां का, अमेरिका का, कि वो कौमें जो कर्जे में जकड़ी हुई है वो इनकार कर दें कि हम कर्जा नहीं देते क्योंकि हमारे ऊपर नहीं। उसने कहा था ब्राजील के, उसने चिली के सदर ने, उसने कहा ये हमारे हुक्मरान थे,
ये उनकी जायदादें हैं फ्रांस में, इंग्लैंड में, जो उनकी जायदादें बेचो और कर्जा पूरा करो, हम नहीं देते। अच्छा, अवाम ने कह दिया हम कर्जा नहीं देते। सही, चलें जी, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं। जी, हम तीसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी में आर्जी जंग बंदी हो गई है और इसमें अफगान सालिस है, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम हरफ रास में एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे और एक अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। खबर यह है कि पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी में मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। काबुल में मुज़ाकरात जारी हैं और आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। इसमें सालिस का किरदार अदा कर रही है अफगान हुकूमत और ख़बर यह है कि 30 कैदियों को भी रिहा किया गया है। और ये सब देखें, कैदी तो पहले रिहा कर चुके हुए थे। असल मसला यह है कि 13 और 14 मई को हुए हैं मुज़ाकरात पहले शुरू, और ये मुज़ाकरात चूँकि महसूद कबीला जो है उसके तरफ से अपना जो है उनका सरबराह जो था टीटीपी का महसूद कबीले से है, और ये मोहम्मद खुरासानी के नाम से मशहूर हैं। मोहम्मद खुरासानी के अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उसने ये कहा है कि 13 और 14 मई को हमारे बड़ी तफसील से इसके हुए हैं, और उस पर उन्होंने फिर मुज़ाकराती कमेटी बनाई, और फिर मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है कि उसी देर में जब तक हमारे मुज़ाकरात होते हैं उस वक़्त तक जो है ये इनको अपना फायरबंदी की जाए। ठीक, तो 16 अफराद पर मुश्तमिल जो है ये कमेटियाँ हैं, जिनमें साथ 32 अफराद जो है महसूद कबीले की और मालाकंड डिवीजन पे हैं। मालाकंड डिवीजन जो है इसमें सवात आता है, और इसमें मुस्लिम 2 लोगों को जो बड़े रहनुमा थे हमारे पास कैद, जिनमें आपको याद होगा एक मुस्लिम खान था जो मौलवी फजलुल्लाह का रेडियो चलाया करता था। आपको याद होगा एक ज़माने में बहुत ज़्यादा उसको टीवी पे दिखाया जाता था कि वो एक टैक्सी ड्राइवर था अमेरिका में, और वहाँ से छोड़ के वो यहाँ आया था और आके उसने यहाँ पर वो शुरू कर दिया था। तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है कि 2007 के बाद बनी है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ओरिजिन जो है ये जामा हफ्सा के बाद बिल्टअप हुआ था। इसके अंदर शुरू में तो ये बिल्कुल जो है अफ़गानिस्तान के उनके साथ रिलेशनशिप के साथ थी कि हम उनको मदद करेंगे। क्यों? उसकी वजह है कि 2001 से लेके 2007 तक जो अरसा गुजरा है वो अरसा ऐसा गुजरा था कि वज़ीरिस्तान में और इस सारे इलाके के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोर, यहाँ बहुत सारे अरब मुजाहिद थे जो जब 9/11 हुआ है अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया यहाँ आकर छुप गए थे, और वो यहाँ रहते थे। अच्छा, में अक्सर ऐसे थे जिन्होंने यहाँ शादियाँ की हुई थी, यहीं रह रहे थे, सब कुछ थे। पाकिस्तान ने उनको पकड़ के हवाले करना शुरू किया और फिर इनके साथ उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई टीटीपी के साथ। हाँ, इसमें पहला जो हुआ था वो हुआ था नेक मोहम्मद था, एक बहुत मशहूर कमांडर जो इनका था, उसके साथ मायदा हुआ था, और औरंगज़ई होते थे एक कोर कमांडर उनके साथ, और बकायदा औरंगज़ई को उससे हार पहनाया उसका। तो अमेरिका ने नेक मोहम्मद को ड्रोन हमले से मार दिया था, और उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे हुआ, और वो समझते थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया और ये किया। फिर उसके बाद डामाडोला का बहुत मशहूर अटैक हुआ था, एक मदरसे के ऊपर उन्होंने मारा था, और वहाँ का तकरीबन 70-80 के करीब लोग जो है वो मारे गए थे। तो मुशर्रफ चूँकि प्रो अमेरिकन था, और तो इसने उन दोनों को बारे में कहा था कि हमने किया है, और अब मुशर्रफ ने अमेरिका की बला अपने गले ले ली थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि तालिबान के अंदर शुमाली इत्तेहाद के लोगों ने आना शुरू किया, और इनकी कुछ 40-45 मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें बन गई। इनमें से काफ़ी सारी ऐसी थी जो इंडियन फंडेड थी। अच्छा, मतलब आप खुद देखें ना कि टीटीपी की दोनों तरफ से इंडियन फंडेड इस तरह थी कि ज़ाहिर बात है एक ही मसलक के लोग हैं, एक ही तरह के नमाज पढ़ते हैं, नहीं नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी, कोई मंगल बाग की थी, कोई फलाने की थी, ये तो इस तरह की चीज़ें थी। तो इसमें होता ये था कि जो शुमाली इत्तेहाद के लोग थे वो भी उनके अंदर शामिल हो गए थे। जैसे वो शामिल हुए तो फिर उसके ज़रिए फिर इंडिया ने पैसा भी देना शुरू किया और उन पर इन्फ्लुएंस करना शुरू। अब वो जब बच्चा यहाँ से जाता था, मासूम आदमी जो गुजरांवाला से गुजरात से वहाँ जाता था, उसको नहीं पता चलता मैं किसके हाथ चढ़ गया। यही वजह है कि वहाँ से बहुत सारे खुदकुश ऐसे बम्बार थे जिनको ये कह के भेजा कर तुम बहुत बड़ा काम कर। मतलब एक मशहूर वाक़या है, मैं आपको बताऊँ कि जलालाबाद में एक बम धमाका हुआ था। अच्छा। तो वो जो कहते हैं कि वो जो खुदकुश बम्बार था वो $1,80,000 में ख़रीदा गया था, उस तंजीम ने तैयार किया हुआ था, उसने जाकर कहा कि अमेरिका खरीदा था। हाँ, इस तरह के कारोबार शुरू हो गया। अच्छा, उसमें फिर और रैंसम भी शुरू हो गया, बाकी चीज़ें आ गई। इसमें आखिरी जो बड़ा आदमी था वो हकीम अला महसूद था, जिसके खिलाफ अमेरिकी थे। अच्छा, इससे अमन आ जाएगा अभी? देखिए, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब बैठ के जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने एक आम माफ़ी का ऐलान किया था वो कर दें।
बलूचिस्तान में 20 साल अमन रहा था, ये आ जाएंगे जहाँ भी एक अमन की सूरत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर हिच डाला गया ये नहीं तो वो नहीं फला नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। बस बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में अमन आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जानें दी हैं। आज के प्रोग्राम से इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।